बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's our topic is about idioms के खास तौर पर हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इनकी पोजीशंस के लिए जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं कि आपने idioms भी तैयार करने हैं। तो वो हमने कैसे तैयार करने हैं और क्या क्या तरीका है इसका, इसकी जो स्किल्स है वो क्या है, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिमेंबर वन थिंग कि ये चीज़, ठीक है, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पर आप तकरीबन 8 8 10 10 तैयार करेंगे, ठीक है। और तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको इतने ईडियम्स आएंगे और कुछ स्किल्स या टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जिसको सामने रखते हुए आप अपने ईडियम्स को प्रैक्टिस करेंगे। और फिर आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे, और हो सकता है कि आपका जो पेपर आए उस पेपर में सिर्फ 5 नंबर का ईडीएम आए, 5 नंबर के ईडीएम्स आ सकते हैं, 5 नंबर के पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं। तो 5 नंबर के लिए जितना आप मतलब कोशिश करेंगे, याद रखें कि आपका लेटर लेटर राइटिंग, आपका ऐसे राइटिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए उनको ज्यादा फोकस करें, लेकिन साथ साथ तकरीबन 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ईडीएम्स के लिए निकालें। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली ईडीएम्स आर। ईडीएम्स हैं क्या चीज, ईडीएम्स होते क्या है, उसको उसको कैसे समझना चाहिए और कैसे तैयार करना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट, ईडीएम्स क्या है? ईडीएम्स आम सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं। ईडीएम्स आर फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस दैट हैव अ फिगरेटिव मीनिंग। अभी देखिए, कुछ तो इस तरह वर्ड्स होते हैं, हमारे पास अक्सर ये होता है कि हम अक्सर वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग से हम मीनिंग अखज करते हैं। हम वर्ड्स को देखते हैं, उनके जो वर्ड्स हैं हमें पूरे सेंटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, हमारे पास वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब है तोड़ना, आ का मतलब है एक, और लेग का मतलब है पाँव, यानी एक पाँव तोड़ना। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या होता है? फिगरेटिव मीनिंग ये होता है कि इसका जो लिटरल मीनिंग है कि पाँव तोड़ना, लेकिन इस ब्रेक अ लेग का मतलब कुछ और है। ऐसा मतलब, ऐसी मीनिंग जो कि रियल वर्ड्स से मैच नहीं करती है, जबकि इसका एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, यानी एक छुपी हुई इसकी मीनिंग होती है। और फॉर एग्जांपल ब्रेक अ लेग का मतलब है गुड लक, यानी किसी को आप गुड लक कहते हो किसी भी काम करने के लिए। कोई कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप उसको कहते हो ब्रेक अ लेग। कोई पेपर देने के लिए जा रहा होता है तो आप उसको कहते हो ब्रेक अ लेग, ठीक है। कोई जिंदगी, नई जिंदगी शुरू करना चाह रहा होता है या शादी करने जा रहा होता है तो उसको आप कहते हो ब्रेक अ लेग। तो ये क्या है? ब्रेक अ लेग बेसिकली मीन्स व्हाट? ब्रेक अ लेग मीन्स गुड लक। अभी यहाँ पर आप देखें कि ईडियम्स कहते किसे हैं। ईडियम्स ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनकी फिगरेटिव मीनिंग होती है, यानी जिसकी मीनिंग छुपी हुई होती है, इसके एक्चुअल वर्ड से आप इसकी मीनिंग का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये उस वक्त सिर्फ आपको पता चल सकता है जब आपने ये ईडीएम पढ़ा हुआ हो और इसको इस्तेमाल किया हुआ। तो आपके पेपर में दो किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, ज्यादातर जब भी आए, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जब भी आते हैं, तो याद रखें, एक तो ये आ सकता है कि भाई आप बताएं, ब्रेक अ लेग का मतलब बताएं, ठीक है, आपने सिंपल उसका मीनिंग बताना है। या अक्सर जो आता है वो ये आता है कि ईडियम्स आपको दिए गए होते हैं, वो आपको कहते हैं यूज दिस ईडियम इन योर सेंटेंस इन सच अ वे दैट इट्स मीनिंग इज मेड क्लियर, ठीक है। तो ये दो चीजें हो सकती है, एक ये पूछा जा सकता है कि आप इसका सिर्फ मीनिंग बताएं, दूसरा ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें। तो इन दोनों किस्मों में कोई भी किस्म का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो इडियम्स को, ये बेसिकली ईडीएम की डेफिनेशन है कि ईडीएम्स आर फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस दैट हैव अ फिगरेटिव मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी इनके इंडिविजुअल वर्ड से इनकी जो छुपी हुई मीनिंग है वो अलहदा होती है। तो इसलिए इस ऐसे वर्ड्स को या ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ईडियम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ईडियम है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, अगर इसका हम लिटरल मीनिंग यानी इसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि पाँव तोड़ दो या कुछ भी, ठीक है। लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फिगरेटिव मीनिंग, यानी हिडन मीनिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है गुड लक। जब भी आप किसी को गुड लक कहते हो, किसी को भी आप अच्छा लक विश करते हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रेक अ लेग। यूजेज देखें,
यू आर गोइंग टू डू ग्रेट ऑन योर ऑडिशन, ब्रेक अ लेग। आप किसी को कहते हो कि भाई आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो, इनशाला आप ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म करोगे और आप ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाओगे, या आपका फॉर एग्जांपल कोई आपका जो है फॉर एग्जांपल ये जो क्रिकेटर्स वगैरह जाते हैं, ठीक है, इनका कोई क्या लगता है कैंप लगता है, ठीक है, तो आप किसी को कह सकते हैं यू आर गोइंग टू डू ग्रेट इन योर कैंप, ब्रेक अ लेग, यानी आप बेहतरीन करने जा रहे हो, आपको गुड लक है। इसी तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हो, तो मैं आपको कहता हूँ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, यू आर गोइंग टू एस दिस एग्जाम, ब्रेक अ लेग, यानी आप इस एग्जाम को पास कर लोगे, गुड लक फॉर दिस। ठीक है, तो ये ब्रेक अ लेग का मतलब है। इसी के साथ साथ देखते हैं हम दूसरा इडियम, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। अभी ये कह रहा ये है कि अगर लिटरल मीनिंग इसका देखें तो वो कहते हैं कि भाई एक इंसान जितना चबा सकते है उससे ज्यादा अगर मुंह में कुछ डाल दे तो उसे हम कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। इसका वर्ड्स की मीनिंग ये है, लेकिन इसका जो फिगरेटिव मीनिंग वो ये है कि टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैन हैंडल, मतलब इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां लेना जो कि आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको सेंटेंस में देखते हैं कि आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू विद दिस न्यू प्रोजेक्ट, इट इज अलॉट मोर वर्क देन आई एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है कि आपने उसको बताया कि मैंने इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हैं जो कि मेरे क्या कहते हैं मेरे वश में नहीं है या मेरी हिम्मत में नहीं है कि मैं इतना काम कर सकूं। इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद है। इसी के साथ साथ कॉस्ट आर्म एंड लेग, कॉस्ट आर्म एंड लेग का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, तो सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि आई लेव दैट न्यू डिजाइनर्स हैंडबैग बट इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मुझे वो जो डिजाइनर है उसने जो हैंडबैग बनाया वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इट कॉस्ट आर्म एंड लेग, इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा महंगा है। फॉर इंस्टेंस, आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस कार बिकॉज इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। ठीक है, तो याद रखें दोनों चीजें आपने तैयार करनी है, मीनिंग भी और उसका यूजेज भी। इसके लिए मैं आपको फिर अभी कुछ स्किल्स बताऊंगा कि जिन स्किल्स को आप इस्तेमाल करके आप इडियम्स को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कट टू द चेस, कट टू द चेस, गेट टू द पॉइंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बाकी तमाम चीजों को आप उसके मेन पॉइंट पर चले जाते हो। जैसे आप अक्सर पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करने में आप कट टू द चेस करते हो, मतलब वो चीज जिसकी आपको तलाश होती है, वो चीज जिसका आप ताकुब कर रहे होते हो, आप डायरेक्ट उसी पर जाते हो। आपने ऐसे राइटिंग पढ़ना है तो आप ग्रामर की किताब में डायरेक्ट ऐसे के चैप्टर पे जाते हो। ठीक है, तो कैन यू कट टू द चेस एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट, मतलब क्या आप डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि भाई आपको क्या चाहिए या आप क्या चाहते हो। तो कट टू द चेस मींस मुद्दे पे आना, डायरेक्ट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना। ठीक है, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर यूजुअली, अभी देखो कंटेक्चुअल मीनिंग कुछ और है कि आप किसी को ठंडा क्या कहते हैं शोल्डर दे दो या कंधा दे दो, लेकिन इसका मतलब ये है कि पर्पसली इग्नोर और शो इनडिफरेंट टू समवन, यानी लोगों को नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। ठीक है, आई हैव बीन गिविंग माई एक्स द कोल्ड शोल्डर सिंस वी ब्रोक अप, मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है तो मैं अभी उसको कोल्ड शोल्डर दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। तो ये क्या है, इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने ईडीएम पढ़ना है, ईडीएम का एक मीनिंग लिखना है। अभी ये जरूरी नहीं है कि ये ईडीएम अभी समझने के लिए आप इंग्लिश में ही लिखो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और उसके सामने आप उर्दू में भी इसको लिख सकते हो। जैसे ब्रेक ब्रेक अ लेग, गुड लक, उर्दू में भी हम गुड लक ही कहते हैं। ठीक है, या कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा, कट टू द चेज, मुद्दे की बात पर आना, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर, किसी को इग्नोर करना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपने ईडीएम लिखना है, ईडीएम्स के साथ साथ आपने उसके साथ उसकी मीनिंग और उसका एटलीस्ट वन सेंटेंस लिखना है, और वो सेंटेंस डेली के बेसिस पर आपने 10-10 15-15 ईडीएम्स लिखने हैं, उसकी मीनिंग्स लिखने हैं, उसके यूजेज करके आपने मुझे भेजना है, ताकि आप रोजाना की बुनियाद पर अगर आप 10-10 भी वो करते तो एटलीस्ट अगर आप 30 दिन के बाद होते हैं तो आप 300 ईडीएम जो है ना आपके पास तैयार होते हैं, जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा आपके ग्रुप में आप लोगों के साथ। वो आप 10-10 15-15 20-20 जितनी आपकी हिम्मत है तो आपने वो तैयार करनी है, क्योंकि आपने 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार करना है। तो उसके लिए आप, और ये सिर्फ यहाँ नहीं कि आपके इस पेपर में आपको ये हेल्प आउट करेगा, इट विल हेल्प यू आउट
इन ऑल अदर पेपर्स, ठीक है, ये हर पेपर में आता है तकरीबन, ठीक है। नहीं नहीं, उर्दू मीनिंग नहीं लिखनी, वो इंग्लिश के पार्ट में है, तो वो आपसे या इंग्लिश मीनिंग पूछेगा या आपने इंग्लिश सेंटेंस बनाना होगा। उर्दू मीनिंग सिर्फ ये है कि आपके नॉलेज में इजाफे के लिए या आपकी अंडरस्टैंडिंग में आने के लिए। अभी मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं ये स्लाइड आपके सामने हटाऊं, तो मैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताएं, मैंने आपके साथ एक ईडियम शेयर किया था, दैट वाज बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। उसका मतलब क्या था? क्या आप मुझे बता सकते हैं? उर्दू में बताएं चले। Bite of more than one can chew. Yes, come on. Bite of more than one can chew. Come on, everyone. No message is received yet. मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये आपके नॉलेज में इजाफे के लिए हद से ज्यादा लोड लेना, अक्सर प्राइवेट स्कूल में लोड लिया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो ये क्या होगा? ये उर्दू मीनिंग इसलिए होता है कि जब आपको उर्दू मीनिंग में, क्योंकि हम लोकल लैंग्वेजेस में ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो आप जब उर्दू में चीजों को समझ लेते हो, फिर आपके लिए पेपर में यूज करना या उसकी मीनिंग लिखना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। आई होप यू ऑल गॉट इट। समझ में आ गया सबको? फरजाना, खान, नाजिया, रजिया, समी, शमीम, जहीर, जरफशान, आई होप एवरीबडी गॉट इट। ओके, दैट्स गुड। तो जिस इससे हम कहते हैं ईडियम्स, ठीक है। इसके साथ साथ अभी मैंने कुछ और ईडियम्स लिखे हुए हैं, ये ईडियम्स भी देख रहे हैं, ठीक है। इन अ नटशेल। इन अ नटशेल का मतलब होता है अ ब्रीफ समरी और डिस्क्रिप्शन। ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये आपको पता भी नहीं था। अगर आप फॉर एग्जांपल आप अक्सर कंक्लूजन के पैराग्राफ में आप यूज करते हैं इन अ नटशेल, ये एक ईडियम है जिसका मतलब है समरी या इन ब्रीफ यानी मुख्तसरन। दिस मूवीज प्लॉट इज कॉम्प्लिकेटेड बट इन अ नटशेल इट्स अबाउट अ गाय हु ट्रेवल्स बैक इन टाइम। ये मूवी की जो प्लॉट है या इसकी जो समरी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बताऊं कि ये जो मूवी है, ये एक लड़के के बारे में है जो कि पास्ट में चला जाता है, जो टाइम में सफर कर सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास नया ईडियम है, एक और ईडियम है, लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई, ठीक है। लेट्स स्लीपिंग डॉग का मतलब है कि कोई भी जो है ना फसाद की चीजें नहीं लेकर आना, ठीक है, मतलब किसी भी फसाद की चीज को डिस्कस नहीं करना। मीनिंग अवॉइड ब्रिंगिंग अप अ सेंसिटिव और कंटेंशियस इशू, मतलब कोई भी ऐसी इशू जिसके बारे में ये ख्याल हो कि जिस पर लड़ाई हो सकती है, जिस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिस पर तकरार आ सकती है, तो हम कहते हैं कि लेट स्लीपिंग डॉग लाई, मतलब ये चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है। आई नो यू आर स्टिल एंग्री बट लेट्स स्लीपिंग डॉग लाई एंड मूव ऑन। मुझे पता है कि आप अभी भी गुस्से में हो, लेकिन चलो वो फसाद की चीजों को डिस्कस नहीं करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, ठीक है। मतलब किसी एक चीज को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, एग्जेजरेट करना। एग्जेजरेट और मेक अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग स्मॉल, मतलब छोटी चीज का बहुत बात का बतंगड़ बनाना, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यू आर मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, यानी ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप बात का बतंगड़ बना रही हो, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है कि आप छोटी सी चीज पे जो है ना आप लोगों को डांटना शुरू कर देते हो, आप कहते हो कि यू शुड नॉट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी बात का बतंगड़ ना बनाए, ठीक है। फिर हमारे पास एक नया इडियम है, ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब है एग्री करना, ठीक है। आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, आप किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो, तो उसे हम कहते हैं वी आर ऑन द सेम पेज, ठीक है। वी ऑल आर ऑन द सेम पेज विद द प्रोजेक्ट प्लान, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप रोजाना की बुनियाद पर 10 सीडीएम्स तैयार करेंगे? आप कहते हो यस सर, वी आर ऑन द सेम पेज, इट मींस हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ईडीएम्स को समझना है, याद रखिए समझ कर ईडीएम्स को करना है। आप 300-400 ईडीएम्स अपने पास तैयार करें, ठीक है। वो 300-400 ईडीएम्स के साथ आपने पेपर में जाना है,
तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह होपफुली आप क्या कर सकते हो, आपके पेपर में जो ईडीएम्स आएंगे वो आपको पता होंगे। याद रखें 300-400 ईडीएम्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप मुस्तकबिल में आने वाले तमाम चीजों को भी आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिस व्हाट यू टीच या प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इसका मतलब है जो भी चीज आप दूसरों को कहते हो आप उस पर खुद भी अमल करो। डू व्हाट यू एडवाइज और रिकमेंड अदर्स टू डू, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि रोजाना के 10-10 ईडीएम्स याद करें तो मैं खुद भी याद करूँ, या मैं आपको कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए तो मैं खुद भी नमाज पढ़ूँ। तो डू व्हाट यू प्रैक्टिस व्हाट यू टीच। इफ यू आर गोइंग टू लेक्चर अदर्स अबाउट सेविंग मनी, यू शुड आल्सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आप भी पैसे बचत करो जब आप दूसरों को बचत करने का कह रहे होते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट इडियम कुछ इडियम्स इस तरह होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, हमारे कॉमन लाइफ के होते हैं, तो इसलिए बहुत आसानी से याद कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप वो कर सकते हो। रेन ऑन समवन्स परेड, ठीक है। स्पॉइल और रूइन समवन्स प्लान्स और इवेंट्स, यानी आप वर्ड से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि यार अगर कोई आर्मी वाला बंदा है, ठीक है, या कोई ऑफिसर है या कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, वो जब परेड करते हैं तो उनके ऊपर अगर बारिश होती है तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाती है, मतलब उनका जो प्रोग्राम होता है, इसको आप थोड़ा सा टिपिकल वर्ड में, वेरी सॉरी टू से, शेर अफजल मरवत साहब के वर्ड्स में वर्ड जाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो स्पॉइल और रूइन समवन्स प्लान और इवेंट, जब आप किसी के प्रोग्राम्स को स्पॉइल कर देते तो उसे हम कहते हैं रेन ऑन समवन्स परेड। आई डोंट वांट टू रेन ऑन समवन्स परेड बट वी माइट नीड टू पोस्टपोन द पार्टी ड्यू टू वेदर। मैं किसी के प्रोग्राम को खराब नहीं करना चाहता या करना चाहती, लेकिन हमें खराब मौसम की वजह से हमें प्रोग्राम को या बर्थडे को या शादी की तारीख को पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें इस तरीके से याद की जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ असॉल्ट, ठीक है। बी स्केप्टिकल और कॉशियस, डोंट टेक इट टू सीरियसली, मतलब जब आप किसी चीज को कहते हो ना कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लो, फॉर इंस्टेंस आप लोगों का कैपिटलाइजेशन का इशू होता है तो मैं कहता हूँ यार टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ असॉल्ट, यानी नमक में चुटकी के बराबर है, ठीक है। मतलब इतना सीरियस ये कोई इशू नहीं है। टेक द रूमर्स विद अ ग्रेन ऑफ असॉल्ट, दे आर प्रोबेबली नॉट ट्रू, मतलब कोई चीज है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए, मतलब मुख्तसरन चीज है, उसको इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती, तो हम उसे कहते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ अ सॉल्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इसका मतलब है इट इज अप टू द अदर पर्सन टू मेक द नेक्स्ट मूव और डिसीजन। अक्सर ये होता है कि जब आप दूसरे को कहते हैं कि यार अभी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो, तो आप उसको कह सकते हो द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं आपको मुख्तलिफ ड्रेसेस दिखाता हूँ, फिर मैं ड्रेसेस दिखाने के बाद मैं आपको कहता हूँ द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज योर विश टू चूज एनी वन दैट यू लाइक, ठीक है। तो अभी मतलब वो आपके पास है। थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, मतलब बी क्रिएटिव एंड कंसीडर अनकन्वेंशनल आइडियाज, मतलब जिस तरह दूसरे लोग सोचते हैं उससे उनसे हट कर सोचना, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम इन अ मच बेटर वे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आप थोड़ा सा लोगों से हट कर सोचे तो आपको पता चलेगा कि हम अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। वी नीड टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स टू कम अप विद सोल्यूशन टू दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब हम अगर आम लोगों के साथ ना सोचें, तो आम लोगों की तरह ना सोचे तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, या इसको ये भी कहा जाता है डू इन रोम एज द, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। एडॉप्ट द लोकल कस्टम्स, यानी आप जिस इलाके में जाते हैं, ठीक है, तो आप उन्हीं ईडियम्स, आप उसी इलाके के ट्रेंड को, कल्चर को फॉलो करते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं पश्तून हूँ, अगर मैं किसी बलोच लोगों की शादी में जाता हूँ तो मैंने वहां पर जो उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं, उनका जो खाना पीना है या उनका जो जिसे हम बिजार कहते हैं, ठीक है, तो वो उसी तरीके से करते हैं, या जो गिफ्ट का जो मेथड है वो उसी तरीके से किया जाता है जो कि उनके खानदान में होता है, तो हम कहते हैं डू इन रोम एज द रोमन्स डू, ठीक है। आई होप ये सिर्फ 15 इडियम्स मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ईडीएम्स को आपने तैयार करना है। ईडीएम्स को याद करना थोड़ा सा टेक्निकल काम है, कुछ ईडीएम्स आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे और कुछ ईडीएम्स आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये होगा कि लर्न इन कॉन्टेक्स्ट, आप अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड यूजेज ऑफ द इडियम्स इन सेंटेंस और पैसेजेस। आपके सामने न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, उसके सामने आपके पास कोई भी इडियम्स आता है तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले आप उस सेंटेंस की मीनिंग को पढ़ें, सेंटेंस के या पैराग्राफ की मीनिंग को पढ़ें, तब आपके पास इडियम्स का जो है ना मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो कोशिश करें, जरूरी नहीं है कि हर दफा आप जो है ना हर इडियम को सेपरेटली पढ़ें, आप कंटेक्स्ट में, आप उस पूरे सेंटेंस या पूरे पैराग्राफ के फ्लो में जब आप उसको पढ़ते हैं, अक्सर आपको इडियम्स का पता नहीं होता लेकिन फिर भी आप उसको समझ जाते हैं, ठीक है।
फिर आपके पास दूसरा है मेक फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स ये कि आपके पास जो वो चिट्स आते हैं, ठीक है, राइट इडियम्स ऑन द वन साइड एंड मीनिंग ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप एवरी नाउ एंड देन, जैसे ताश के पत्ते होते हैं, आप उसको शफल करके आप कोई भी उठाते हैं, आप इंग्लिश उठाते हो, उसका उर्दू आप पूछ लेते हो या मीनिंग पूछ लेते हो, इसी तरीके से आप उर्दू देखते हो, उसका इंग्लिश वो कर देते हो। तो इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव गॉट प्रैक्टिस विद एग्जांपल्स। याद रखें, प्रैक्टिस ऑफ विद एग्जांपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सिर्फ मीनिंग याद करना नहीं है, यूज idioms इन योर ओन sentences टू फाइंड एग्जांपल्स, ठीक है। आप ऑनलाइन वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारे मौजूद है, जिसमें आप गेम्स की सूरत में आप 10-15 idioms 20 idioms पढ़ते हो, और फिर आप उसको कहते हो कि भाई आप इसको शफल करके मुझसे टेस्ट लो, ठीक है। आपके जो गूगल प्ले स्टोर है या iOS है, उसमें हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है, आपने किताबें पढ़नी है, आपने आर्टिकल्स पढ़ने, जो भी चीजें जहां से आपको idioms मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, क्योंकि अभी आपके पास वक्त बहुत कम है, तो आपके पास जो भी रेडीमेड मटेरियल मौजूद है मुख्तलिफ बुक्स में, हमारे पास जो वो होते हैं, खास पार्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास ईडियम्स आते हैं, तो आप उन ईडियम्स को पढ़ें। आप कोशिश करें कि एक्सप्लोरेशन की तरफ ना जाए, ठीक है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वही बुक्स का जो मेन एरिया है डायरेक्ट ईडियम का, वहां जाए, आप नेट से जो है ना कलेक्ट करें। तो इससे आपको ये हो सकता है कि आपने पर डे कोशिश करें, आप 15 से, अगर आप 10 से 15 या 20 ईडियम्स याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, कॉमन ईडियम्स को सबसे पहले तैयार करना है, क्योंकि प्रायोरिटाइज ईडियम्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एग्जाम्स और एवरीडे लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर अभी देखिए, ब्रेक अ डे, या पढ़ने को हम कहते हैं हिट द बुक, ठीक है। हिट द बुक का मतलब है या हिट द सेट, पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। या इसी के साथ साथ आप कहते हो कि भाई बरी द हैच, ठीक है, आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े, या बोन ऑफ कंटेंशन, या फसाद की जड़, ठीक है। तो ये क्या होता है, फियर वेदर फ्रेंड, बेवफा दोस्त जो होता है। तो आप क्या करते हो, कॉमन ईडियम्स को पहले तैयार करें, क्योंकि कॉमन ईडियम्स ये होता है, आपके एग्जामिनर भी जो है ना वो कॉमन ईडियम्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है कि कॉमनली चीजें जो है ना आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज भी बहुत सारे हैं, वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ईडीएम्स की वेबसाइट मौजूद है, विकेबलरी की एप्लीकेशन मौजूद है, ऑनलाइन डिक्शनरीज मौजूद है, उन तमाम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विजेज और टेस्ट एक दूसरे के साथ ले सकते हैं, ठीक है। और रिव्यू, याद रखिए कि जो ईडीएम्स आपको नहीं आते, कुछ इस तरह होते हैं जो आपको एक बार पढ़ने से याद आ जाते हैं, कुछ इस तरह होते हैं जो आप जितना भी वो करते हैं तो आप उसको याद नहीं कर पाते। तो आपने उसको सबसे पहले हाईलाइट करना है, अगर आप किताब में पढ़ रहे हैं, और आप उनको टाइम एंड अगेन उसको रिवाइज करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ईडीएम्स को आसानी से याद कर सकते हैं। आप पाक एमसीक्यूज का सहारा ले सकते हैं, आप एग्जाम मीडिया का सहारा ले सकते हैं,